हेलो एवरीवन, मैं हूं गिरीश कुमार साहू, पाथ टीम, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़। आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर, पाथ आईएएस एकेडमी के। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन पंचायती राज एवं नगरीय निकाय से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं तो जाहिर सी बात है कि हम मेनली हमारा जो फोकस होगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के हिसाब से हम इसको तैयार करेंगे। और ये आपका सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और जितने भी राज्य स्तरीय अलग अलग जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं या हो रही हैं, उसमें बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, कंटेंट जो है ये इंग्लिश में आपके सामने है, लेकिन जो लेक्चर है पूरा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में, दोनों माध्यम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये लेक्चर आपको दूंगा। ओके, देखें, पंचायती राज एवं नगरीय निकाय की जब हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से निकाय हैं जो पंचायती राज संस्था में आते हैं और कौन से निकाय हैं जो नगरीय निकाय वाली संस्थाओं में आते हैं। बेसिक चीजें वहां पे हम समझते चलेंगे। तो देखिए, ग्रामीण निकाय या पंचायती राज निकाय की जब बात की जाए तो यहां पर हमें 3 स्तरों का पंचायती राज व्यवस्था हमको दिखाई देती है। ठीक है, सबसे नीचे अगर देखा जाए तो ग्रामीण निकाय जो होता है, ग्रामीण निकाय में आपका सबसे निम्न इकाई होता है ग्राम पंचायत। उसके ऊपर चले तो जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत के ऊपर आपका जिला पंचायत आता है। तो ये 3 आपके स्तर हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की या किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था संचालित होती है या विद्यमान है। तो आप याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ओके, यहां से पहला प्रश्न आपका बन जाता है। नगरीय निकाय की अगर हम लोग बात करेंगे तो जितने भी आपके अर्बन बॉडीज हैं वो भी आपके त्रिस्तरीय हैं, 3 टियर लेवल का है। याद रखेंगे, नगरीय निकाय में सबसे पहले आपका नीचे निम्न स्तर पर आपका आता है क्या? नगर पंचायत। नगर पंचायत से और ऊपर चलें तो उसके ऊपर की इकाई है क्या? नगर पालिका परिषद, म्यूनिसिपल काउंसिल, और उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम। ओके, तो ये 3 स्तर आपको नगरीय निकायों में प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। ओके, क्लियर हो गई बातें। अब देखिए कि आपका ये जो हम अलग अलग निकायों में बांटते हैं, ये किस हिसाब से बांटा जाता है तो मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या के आधार पर, है ना, जनसंख्या के आधार पर ये अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय को। अगर बात की जाए कि किसी गांव की अगर आबादी या पॉपुलेशन कितनी है, 1000 है, यानी कि 1000 है, तो उस 1000 के आबादी में, 1000 की पॉपुलेशन में ग्राम पंचायत होती है। याद रखेंगे, क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है, याद रखेंगे। फिर अगर आबादी 50,000 पहुंच जाए तो 50,000 की आबादी में एक आपका जनपद पंचायत होता है, ये आप ध्यान रखें। और उसके बाद फिर याद रखिएगा कि अगर जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो जाए तो वो आपका जिला पंचायत के अंतर्गत आता है। ओके, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और यहां पे बता दूं, बहुत बेसिक चीज जहां पे आती है क्वेश्चन, कि भाई पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी इकाई क्या है, कौन सी इकाई है जिसे हम बुनियादी इकाई कहेंगे। तो याद रखिएगा कि न तो वो ग्राम पंचायत है, न जनपद, और न ही वो जिला पंचायत है। यानी कि वो जो फंडामेंटल यूनिट है पंचायती राज संस्थाओं का या बुनियादी इकाई, वो है आपकी ग्राम सभा। ठीक है, क्या है? ग्राम सभा, विलेज असेंबली, ये जो है आपकी बुनियादी इकाई होती है। अब एक छोटी सी चीज समझिएगा कि ग्राम पंचायत की आबादी कितनी होनी चाहिए? 1000, न कि गांव की आबादी 1000। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि अगर एक गांव जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी आबादी अगर मान लीजिए 600 है और दूसरे की आबादी 600 है, तो अब ये देखिए कि दोनों को मिलाकर के वो 1000 की पॉपुलेशन से ऊपर हुआ, यानी कि 1000 का वहां पर आबादी आपको मिली। तो ये दोनों गांवों के लिए इसको मिलाकर के हम एक ग्राम पंचायत की स्थापना करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत 1000 की पॉपुलेशन में होता है। क्लियर हो गई बातें, है ना। तो याद रखें कि एक ग्राम पंचायत जो है वो एक या अधिक गांवों को मिलाकर के भी बनाई जा सकती है
है ना। तो जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा, 601 गांव का 601 गांव का दोनों को मिला के 1000 हुआ। तो वो जो दोनों गांव हैं उनकी अपनी खुद की भी तो पहचान है, उनकी अपनी खुद की भी तो आइडेंटिटी है, और इस हिसाब से वो जो गांव है उसकी खुद की जो एक बैठक होती है, एक सभा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा कहते हैं। ओके, कहने का मतलब ये कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत अगर दो गांव हैं, एक गांव ये हो गया और एक गांव ये हो गया, तो इनकी खुद की क्या होगी, एक ग्राम सभा होगी। हर एक गांव की एक ग्राम सभा होती है, यानी कि दो ग्राम सभा हो गई, और इन दोनों गांवों को मिलाकर के चूंकि 1000 की आबादी, तो इसके लिए एक क्या हो गया, आपका ग्राम पंचायत हो गया। ओके, याद रखें। तो आप अगर देखें तो पंचायती राज व्यवस्था, ये हमने पढ़ा हुआ होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिसमें ये बात कही गई कि जो केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर, और उसके नीचे जो स्थानीय निकाय होंगे, वो स्थानीय निकायों को खुद को अपना निर्णय लेने की क्षमता होगी। ठीक है, अब ये जो ग्राम सभा होती है ना, वो किसकी हम बात कर रहे हैं, एक गांव की बात कर रहे हैं, और गांव मतलब उस गांव में रहने वाले लोग, निवासी, और वही तो एक अंतिम मतदाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो अंतिम मतदाता की खुद की जो पहचान है, खुद उसी को ही तो निर्णय लेने की बात, देने की बात हम कह रहे हैं पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंतर्गत, सत्ता के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत। ओके, तो ये जो अधिकार है वो उनको दिया गया, जिस वजह से हम कहेंगे कि एक गांव की एक ग्राम सभा, और ग्राम सभा मतलब ये कि ग्राम, उस गांव के अंदर रहने वाले जितने भी सदस्य होंगे, वो सभी सदस्य उस ग्राम सभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे। गांव में रहने वाले लोग जो गांव में रहते हैं और जो 18 से ऊपर हैं, यानी कि जो मतदान कर सकते हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ओके, फिर क्या, उसके बाद फिर ये कि इन दोनों गांवों को मिला के एक ग्राम पंचायत बना, तो जो ग्राम पंचायत का सदस्य होगा वो कौन होगा, वो सभी जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे, और वो जो 21 से ज्यादा के होंगे। याद रखिएगा, ये 18 से ऊपर मतलब वोट करने का अधिकार हमारे पास है, मतलब हम मतदाता हैं, हमारा नाम मतदाता सूची में है, तो हम ग्राम सभा के सदस्य हैं। लेकिन ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो उससे 21 का ऊपर होना चाहिए, तब वो ग्राम पंचायत के पंचायत चुनाव में हिस्सा ले सकता है, उम्मीदवार के तौर पे, पंच के तौर पे, सरपंच के तौर पे। ठीक है, तो इसका सदस्य वो होगा जो 21 के ऊपर होगा, 21 के ऊपर। ओके, आगे एक सेशन हम लोग लेंगे जिसमें हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि न्यूनतम जो आयु सीमा होती है या उम्र होती है चुनाव लड़ने की या पंचायत में सदस्य बनने की, वो क्या होती है, वो आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के हिसाब से क्या, कि बुनियादी इकाई क्या होती है, तो पंचायती राज व्यवस्था की जो बुनियादी इकाई है वो है ग्राम सभा, याद रखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 50,000 की आबादी में क्या था, जनपद पंचायत। कहने का मतलब यह है कि जनपद पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत के ऊपर है। ठीक है, जनपद पंचायत यानी ये कि बहुत से ग्राम पंचायतों को जो है नियंत्रित करने की जो इकाई है, जो संस्था है, वो जनपद पंचायत है। वैसे ही बहुत सारे जनपद पंचायत को नियंत्रित करने की इकाई कौन सी होगी, जिला पंचायत होगी, जो कि पंचायती राज संस्थाओं में, ग्रामीण निकायों में सबसे उच्च संस्था है। ओके, चलिए, अच्छा, पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये 24 अप्रैल को हम मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर ये वीडियो का जो उद्देश्य है हमारा वो कंप्लीट हो पाएगा। ओके, देखिए अगला क्या आता है, अब हम बात करेंगे शहरी निकायों की। शहरी निकायों की बात करें तो देखिए इसको भी हमने 3 स्तरों पर बांटा हुआ है ना। तो अगर कोई ऐसा शहरी क्षेत्र जिसकी आबादी 5,000 से आपकी कितनी हो, 20,000 हो, तो वो आपका नगर पंचायत कहलाता है। क्या कहलाता है, नगर पंचायत कहलाता है। इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, पहले ये समझ लीजिए कि उसके ऊपर अगर 20,000 से 1 लाख की आबादी है तो वो आपका नगर पालिका बन जाता है, और अगर वो 1 लाख से ऊपर की आबादी या पॉपुलेशन है तो वो क्या बन जाएगा, नगर निगम बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, बोलो, नगर निगम बन जाएगा। ठीक है, है ना। चलिए, अब देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जोन या एरिया हमने क्या लिखा हुआ है। देखिए ये जो ट्रांजिशनल जोन यानी कि संक्रमण क्षेत्र हम कह रहे हैं, ठीक, इसका कहने का अर्थ क्या है, ठीक है ना। उसके बाद तो ये आपके छोटे शहरी एरिया हो जाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर हो जाएंगे बड़े शहरी क्षेत्र। ओके, देखिए ये जो है आपका ट्रांजिशन या संक्रमण, दरअसल देखिए हमने पढ़ा कि ग्राम पंचायत जो होता है, वो ग्राम पंचायत जो है वो आपका 1,000 की आबादी में होता है ना। ठीक, तो ये जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, 1,000 की आबादी में है,
अगर इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो चीजें, एक पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ करके कितना हो गया 5,000 या उससे ऊपर हो गया 20,000 तक, ठीक। दूसरा दूसरा कि अगर उसमें शहरीकरण भी हुआ, ओके, तो देखो पॉपुलेशन यानी कि आबादी जनसंख्या भी बढ़ी और शहरीकरण भी बढ़ा, तो इस प्रकार से वो जो ग्राम पंचायत है जो कि ग्रामीण निकाय की इकाई थी, उसका संक्रमण हो जा रहा है किसमें, वो एक शहरी क्षेत्र में आ जाएगा। साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब ये कि वो शहरी निकाय के नगर पंचायत में बन जाएगा। तो ग्राम पंचायत से ये क्या बन गया, नगर पंचायत की तरफ आ गया। तो ये संक्रमण जोन या संक्रमण क्षेत्र कहलाएगा। आई बात समझ में। लेकिन अगर मान लीजिए कि शहरीकरण नहीं हो रहा, केवल और केवल आबादी बढ़ रही है, तो वो ग्राम पंचायत से फिर ऊपर क्या बन जाएगा, 50,000 की आबादी में वो जो है आपका बन जाएगा जनपद पंचायत। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसलिए हमने इसको क्या लिखा, संक्रमण क्षेत्र हमने इसको लिखा। ओके, चलिए, तो ये आपको याद रखना है कि कितने की जनसंख्या पर कौन सा नगरीय निकाय या कौन सा जो है ग्रामीण निकाय होता है। यहां से भी प्रीलिम्स में प्रश्न आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपका जा रहा है, ध्यान से इस पूरे लेक्चर को बिल्कुल सुनते चलिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट बातें कि अगर हम बात करें कि पंचायती राज संस्थाओं को से संबंधित कौन कौन सी कमेटी या समितियां जो हैं वो कार्य करी हैं या उन्होंने क्या काम किए हैं, तो इसमें हमारे पास ये लिस्ट सामने आता है, ठीक है। यहां से कई सारे प्रश्न आए हैं, आपको बता दूं पीएससी 2017, 18, 19, 20, 21 प्रीलिम्स में, सीजी व्यापम में, सब जगह ये किसी न किसी कमेटी से प्रश्न आए ही हैं, ठीक है। तो एक तो सीधा सीधा ये प्रश्न आता है कि कौन सी कमेटी या कौन सी समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। दूसरा आपको यह पूछा जाता है कि जो पंचायती राज से संबंधित ये कमिटीज हैं, समितियां हैं, उन्होंने क्या सलाह दी, क्या सिफारिश की, कौन से पॉइंट के बारे में उसने बताया और उसके आधार पर कौन से कार्य हुए या कौन सा परिणाम निकला। ओके, यहां से इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, है ना। देखो याद रखिएगा। तो देखिए ये जो ईयर्स हैं वो लिखे हुए हैं जरूर, लेकिन ऐसे ईयर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आया कि ये कमेटी जो है कब स्थापित हुई थी, कब बनाई गई थी, ऐसा नहीं पूछा है। किस क्षेत्र से संबंधित है कमेटी, ऐसा पूछा जाता है। ओके, चलिए, फिलहाल ये कौन कौन सी कमेटियां हैं देखें। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें डिटेल तो हम लगभग सभी का देखने वाले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो बलवंत राय मेहता समिति आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ना होगा, याद करना होगा। के संथानम समिति एक आपकी हो जाती है, अशोक मेहता समिति एक आपकी हो जाती है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति एक हो जाती है, और लास्ट में एक और पढ़ेंगे अलग से हम लोग, भूरिया समिति, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतने पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बात करें सबसे पहले आपका बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में, जो कि आपका कब आया, 1957। ओके, 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी। ओके, देखिए क्योंकि इसके चेयरमैन कौन थे, बलवंत राय मेहता, तो चेयरमैन के नाम पर इस समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति ऐसा रख दिया जाता है। सारी समितियों में वही आपको मिलेगा। ओके, है ना। अब देखें कि जब भारत देश आजाद हुआ और उसके बाद फिर 1950 में आपका जो है गणतंत्र जब लागू हुआ, हम एक गणतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए, तो उस समय एक योजना आयोग का गठन हुआ, प्लानिंग कमीशन, 1950 में। और ये जो योजना आयोग थी, इसने फिर क्या किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए सरकार ने, और योजना आयोग ने मिलकर के ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए और साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना भी चलाई। ओके, अब इन दोनों जो योजनाएं जो चलाई गई या कार्यक्रम जो चलाए गए, इसकी जांच करने के लिए कि क्या हम इसमें सफल हुए या नहीं हुए, इसकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया था। क्लियर है। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय जो सेवा विस्तार योजना है, ये क्यों चलाई गई थी? दरअसल हमारा उद्देश्य यह था कि गांव का विकास करना है, और गांव का विकास यानी कि गांव के सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास से होता है। ओके, है ना। कंप्लीट अगर डेफिनेशन आप देखोगे कि व्हाट इज द रूरल डेवलपमेंट, तो आप पहुंचोगे किस पर, आप पहुंचोगे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पहुंचोगे। दोनों को मिला करके ही हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो उस चीज को करने के लिए दो चीजें हुई, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, और दूसरा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम दैट इज 1953, राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना। तो दोनों चलाई गई। इसकी जांच करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी। ओके, इसने कमेटी ने रिव्यू किया और यह पाया
कि ये जो दोनों आपके जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और दूसरा आपका कौन सा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना, ये फेल हो गया, ये असफल हो गया ऐसा माना गया। और क्यों असफल हुआ तो उसके पीछे का रीजन ये बताया गया कि जिनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया उनकी भागीदारी यहां पर सुनिश्चित नहीं हो पाई। कहने का मतलब ये कि जिस जनता के या जिस गांव के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए, वही ग्रामीण जो व्यक्ति है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, भाग नहीं ले पाया इन कार्यक्रमों के साथ, या ये कहें कि सरकार उनके साथ जुड़ ही नहीं पाई और न वो व्यक्ति सरकार के साथ जुड़ पाए। और इस वजह से यह पाया गया कि यह असफल हुआ और कारण बताया गया कि पार्टिसिपेशन में हमने लैग कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि क्या किया जाए। तो इस कमेटी ने, बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये सिफारिशें की कि नंबर 1, हमें क्या करना होगा, 3 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था लानी होगी। अगर लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए और वास्तव में ग्रामीण विकास की तरफ हमको विशेष ध्यान देना है तो उसके लिए 3 स्तरों की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश इन्होंने की। यही तो प्रश्न आता है, याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी। तो याद रखिएगा ये आपको 3 स्तरों की है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश इसने की थी। ये आपका प्रीलिम्स का एक शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए वो 3 स्तरीय जो बात कही गई, वो 3 स्तर कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका क्या, विलेज लेवल पर यानी कि गांव के स्तर पर एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए। फिर बोला कि ब्लॉक लेवल पर क्या होना चाहिए, ग्राम जो है आपका जनपद पंचायत समिति होनी चाहिए। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी कि जिला स्तर पर होनी चाहिए जिला परिषद। ये 3 स्तरों की बात यहां पर बलवंत राय मेहता कमेटी ने सिफारिश के तौर पर कही। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसने और भी पॉइंट्स बताए। क्या पॉइंट बोला कि जो चुनाव होंगे उन चुनाव में ग्राम पंचायत का जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होगा। कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से हो। और वहीं जो ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद है इसकी आपकी जो चुनाव हो वो कैसी हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो। यह भी बात बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कही। ठीक, साथ ही ये बताया कि ये जो पंचायती राज संस्थाएं हों इसको सत्ता का, इसको शक्ति का क्या किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए पावर को। यानी ये कि उन स्तरों पर निर्णय लेने की क्षमता उन्हीं को दी जाए, तो इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। ओके, तो ये स्थानीय निकायों को निर्णय जो है वो लेने का अधिकार दिया जाए, ये बात यहां पर कही गई। साथ ही साथ ये बोला गया कि जिला परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे। डीएम जो है वही चेयरमैन ऑफ जिला परिषद हो, ऐसा इसने सिफारिश में कहा। आई बात समझ में। चलिए, तो ये सिफारिशें बलवंत राय मेहता कमेटी ने की। यहां से सभी तरीके से प्रश्न आए हुए हैं, याद रखिएगा। खासतौर पे ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ये 3 परिषद स्तरों के नाम आप याद रखिएगा, ये आपका प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। ओके, अब देखिए कि इसे बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिशों के आधार पर ही क्या हुआ, यह हुआ कि पहली बार पंचायती राज जो है उसको क्या किया गया, पंचायती राज को यहां पर जो है इंप्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। और मैं आपको बता दूं कि यह आपका सबसे पहले राजस्थान में नागौर जिले से पंचायत की शुरुआत हुई है, याद रखें भारत में। कब, तो भाई हैप्पी बर्थडे गांधी जी, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, याद रखिएगा 2 अक्टूबर। भाई गांधी जी का सपना, गांधी जी का सपना क्या, गांधी जी का सपना ये कि अगर देश का विकास चाहिए तो हमें उस अंतिम व्यक्ति का विकास करना होगा जो गांव में रहता है। इन्होंने ही तो पंचायत का सपना देखा था, ठीक है, कि हर एक गांव में क्या होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, जहां पर वो स्वयं क्या कर सके, निर्णय ले सके, इस प्रकार से। ओके, तो ये गांधी जी के सपने को उनके साकार करने के लिए ये जो है आपका कार्य किया गया हमारी सरकारों के माध्यम से। ओके, अब देखिए दूसरी बात यह है कि आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 3 स्तरों की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं बलवंत राय मेहता कमेटी की वजह से है। ठीक है, नाम अलग हैं, नाम अलग हैं, क्या है यहां पर नाम, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ओके, लेकिन वही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ओके, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला आपका आता है, देखेंगे छोटी छोटी कमिटीज हैं लेकिन उनके से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान हैं
जो सिफारिशें हैं वहां से प्रश्न आए हुए हैं। ओके, बी आर राव कमेटी 1960 में ये आपकी समिति आई थी। इसने क्या बोला, इसने बोला कि पंचायतों का युक्तिकरण किया जाए। ठीक है, पंचायतों के युक्तिकरण की बात इन्होंने कही थी। ठीक है, यह प्रावधान इसने दिया, रैशनलाइजेशन ऑफ पंचायत, याद रखेंगे किसने दिया, बी आर राव कमेटी ने ये कहा है, याद रखें। फिर एस बी मिश्रा कमेटी आ जाते हैं 1961 में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि पंचायत और जो सहकारी जो समितियां हैं, ठीक, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, कार्य समूह के बारे में इन्होंने क्या किया, सिफारिश की। फिर बी ईश्वरन स्टडी टीम आपका 1961 में आता है, जिन्होंने क्या अध्ययन किया, इन्होंने बोला कि पंचायती राज के शासन पर, है ना, प्रशासन पर क्या करना चाहिए, अध्ययन इन्होंने किया था। ओके, किसने, बी ईश्वरन स्टडी टीम है तो स्टडी करेगी, इसने क्या स्टडी किया, पंचायती राज प्रशासन व्यवस्था पर। फिर आपके आते के संथानम कमेटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। पीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर जो एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। उसके अलावा सीजी व्यापम 2017 रेवेन्यू इंस्पेक्टर और आपका फूड इंस्पेक्टर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, के संथानम कमेटी जो कि 1963 में आई थी, ठीक, इसने वित्तीय प्रावधान और पंचायती राज व्यवस्थाओं संस्थाओं की स्थिति पर जो है क्या किया था, सिफारिश किया था कि क्या होना चाहिए, पंचायती राज्यों के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान होनी चाहिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए। ओके, किसने कहा था, के संथानम ने कहा था, याद रखिएगा। से के संथानम नम ने कहा कि मनी चाहिए। ठीक है, मनी बोले तो क्या, फंड, फंड बोले तो क्या, फाइनेंशियल। ओके, ये प्रोविजन की बात इसने कही है, याद रखेंगे। और फिर आ गए हमारे सीआईडी के दया जी, अरे दया चौबे हैं। ठीक है, दया चौबे कमेटी, इन्होंने 1976 में ये आया, ये आपका फॉर्म हुआ था ऑन फॉर्म्ड ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, जो सामुदायिक कार्यक्रम आपके चलाए और आपके पंचायती राज दोनों को जो है उसके लिए ये आपका आया था कि गांव में या पंचायती राज संस्थाओं में किस प्रकार से अब ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाएं। ओके, चलिए फिर आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी याद रखना है और उसके बाद फिर आपको क्या याद रखना है, बताओ, आपको याद रखना है अशोक मेहता कमेटी, आपको याद रखनी है। ओके, चलिए देखो भाई, इसने क्या बोला, इसने बोला कि 3 नहीं बल्कि क्या करो, 2 स्तरों का होना चाहिए पंचायती राज संस्थाओं का स्तर। ठीक है, 2 स्तर का। कैसे, एक होता है जिला परिषद, उसको वैसे ही रखो, और एक कर दो क्या, मंडल पंचायत। इन्होंने बोला कि जिस एरिया का क्षेत्र का जनसंख्या कम होगा, तो जहां पर जनसंख्या कम है तो वहां पर 3 लेवल पर नहीं किया जा सकता, तो वहां पर यह करें कि आप जिला परिषद तो रखें, ऊपर का जो एक इकाई है वो, लेकिन इसके अलावा जो ग्राम और आपका जो विकास खंड स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर जो है, इन दोनों को मिला करके आप क्या कर दीजिए, एक कर दीजिए, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मंडल पंचायत आ जाएगा, ऐसा इसने कहा। ओके, देन आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शैल हैव पावर्स टू इंपोज द टैक्सेस। ठीक है, इसने ये भी कहा कि जो है कर ये लगा सकती है, इतनी ये शक्ति जो है पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाए, है ना, ये ऐसा अशोक मेहता कमेटी ने बोला। ठीक, इसके अलावा क्या, जो चुनाव की बात बलवंत राय मेहता ने बताई थी कि भाई एक प्रत्यक्ष होना चाहिए ग्राम पंचायत वाला और अप्रत्यक्ष होना चाहिए कौन सा, जिला परिषद और ब्लॉक लेवल वाला। तो वैसे ही इसने कुछ और बताया है चुनाव के बारे में, बोला कि विद इन 6 मंथ ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत, एक पंचायत जब समाप्त हो जाए, कार्य अवधि उसकी समाप्त हो जाए, तो अगली पंचायत से पहले 6 महीने के भीतर क्या कर लिए जाए, पंचायतों के चुनाव हो जाएं। ओके, तो ये सारी चीजें हुई। फिर इसने रिकमेंडेड किया क्या, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन पंचायत फॉर एससी एंड एसटी। ओके, एससी और एसटी के लिए भी इसने क्या किया था, सुझाव दिए थे कि रिजर्वेशन हो, आरक्षण हो पंचायतों में। ओके, तो ये प्रमुख चीजें आपकी याद रखिएगा। और फिर अगर आउटकम की बात करें, परिणाम की बात करें, तो अशोक मेहता कमेटी के इन सुझावों के आधार पर ही क्या किया गया, पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है इस कमेटी के सुझावों के आधार पर की गई थी। याद रखेंगे, पंचायती राज वित्तीय निगम या वित्त निगम। ओके, ये आपका अशोक मेहता कमेटी 1977 के सुझावों के तहत हुआ है। ओके, और जो आपका पंचायतों में जो चुनाव होता है वो भी आपका इसी के तहत आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख लेंगे क्या, दांतेवाला कमेटी, जिसने बोला कि ब्लॉक लेवल पर क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, यहां पर क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। ओके, नियोजन, खंड स्तर पर नियोजन की बात कही।
फिर जीवी के राव कमेटी आ गई 1985। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक आपका फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन करने की बात इन्होंने कही, जिसका कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल की भी बात कही कि 5 साल की होनी चाहिए, ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ 3 टियर पंचायत, ये भी वही कह रहा है कि 3 स्तर की पंचायत रखो, एक आपका क्या रखो, एक आप जो है आप फाइनेंस कमीशन रखिए, है ना, उसका फॉर्म करिए, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, देखिए वित्त जो निगम है वो पहले आया, ठीक है, वो अशोक मेहता के हिसाब से आपका पंचायती राज वित्त निगम है ये, ठीक है, याद रखना है। और दूसरा आपको याद रखना है क्या, कि जीवीके राव कमेटी ने ये बोला कि वित्त आयोग होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, उसका फॉर्मेशन करो। दूसरा जो पंचायत होगी 5 साल के लिए होगी, और तीसरी बात की जो है आपका त्रिस्तरीय यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपकी रहेगी, है ना, 3 टियर में। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी, जिसने सरकारों को मजबूर किया कि भैया आप क्या करें, है ना, इन्हीं के आधार पर फिर आगे जो है सरकारों ने पंचायती राज व्यवस्था के तहत कुछ कार्य किए। क्या प्रमुख कार्य, देखिए भाई 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी जब आया तो इसने बोला कि भाई, इस कमेटी ने बोला टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस टू द पंचायत, पंचायतों के संवैधानिकरण की बात यहां पर कही गई कि पंचायतों का क्या किया जाए, संवैधानिकरण किया जाए, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि एक कमेटी के आधार पर, सुझाव के आधार पर भारत में नागौर जिले से आपकी पंचायतों की शुरुआत तो हो गई, लेकिन वो जो पंचायतें जहां चल रही थी तो चल रही थी, कोई विशेष तरीके से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे वो भी फेल हो रहे थे, लोगों की भागीदारी पंचायत स्तर पर भी देखने को नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे में ग्रामीण विकास सही मायनों में नहीं हो पा रहा था, है ना, तो जरूरी था कि इसको जो अभी तक वॉलंटरी बेसिस पे चल रहा था उसको क्या किया जाए, उसको स्थिर किया जाए और उसको जो है परमानेंट किया जाए, स्थायी तौर पे उसको किया जाए, ताकि सरकारें जो है पीछे न हट सके, और जो अलग अलग स्तरों पर हम जिस उद्देश्य से सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात कर रहे हैं, वो सही मायनों में हम वहां पर स्थानीय स्वशासन को स्थापित कर सके, सुनिश्चित कर सके, तो इसके लिए जरूरी था कि संवैधानिकरण किया जाए। ओके, इसलिए लक्ष्मीमल सिंघवी ने यह बोला कि इसका संवैधानिकीकरण करो, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्था बनाओ। ओके, ये इसने ये बात कही, और ये कहा क्या कि 3 स्तरों की ही पंचायत होनी चाहिए, यह भी इस कमेटी के द्वारा डिस्कस किया गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। फिर देखिए उसके अलावा पी के थुंगन कमेटी आई 1988 में, जिसने रिकमेंड किया क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग द पंचायत, इसने भी वही बोला कि भैया संवैधानिकीकरण करो। फिर गाडगिल कमेटी आ गई, इसने भी क्या बोला, इसने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस पर गाडगिल कमेटी ने जो है सुझाव दिए थे 1988 में। ओके, अब आ जाते बहुत इंपॉर्टेंट, जो हो सकता है कि इस बार आपको प्रश्न पत्र में देखने को भी मिले, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है क्या, भूरिया कमेटी 1995, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है जरा समझिए भाई, इसी ने तो कहा था क्या कि पैसा एक्ट लेकर के आओ, ठीक है भैया, पैसा एक्ट है, पैसा नहीं है, मनी की बात नहीं हो रही, पैसा, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, याद रखिए, पंचायती राज का या पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। ओके, देखिए पैसा एक्ट लाने का सुझाव दिया था भूरिया कमेटी ने, और उसी के आधार पर फिर क्या हुआ, 1996 में यह पैसा एक्ट लाया गया। ओके, संसद के द्वारा इसको पारित किया गया, किसको, पैसा एक्ट 1996 को, याद रखेंगे। और फिर क्या, हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करोगे तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया यानी कि PESA पैसा एक्ट को, जो कि 1996 में आया, उसी को छत्तीसगढ़ राज्य ने भी अपने राज्य स्तर पर लागू किया, पैसा रूल 2022 के नाम से, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए कि ये पैसा लॉ छत्तीसगढ़ में ये जो है आपका किसने या किसके कार्यकाल में ये आपका आया, तो आपको याद रखना है चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, ये इनके कार्यकाल में आया है। दूसरी बात ये कि कब इसको अप्रूव किया गया, तो याद रखिएगा इसको अप्रूव किया गया 7 जुलाई 2022 को, लेकिन फिर ये राजपत्र में प्रकाशित जो हुआ है वो हुआ है आपका 8 अगस्त सन 2022 को, ठीक है, 8 अगस्त को ये आपका
प्रकाशित हुआ, और याद रखिए जिस दिन से यह प्रकाशित हो जाए उसी दिन से यह लागू माना जाता है। ठीक है, तो अगर यह भी पूछा जाए कि गवर्नमेंट ने कब इसको इंप्लीमेंट किया, ठीक है, जो पेशा एक्ट है उसको, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू है, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 2022, ये आप उत्तर लीजिएगा। ओके, याद रखेंगे, है ना। अब इससे फायदा क्या, पेशा एक्ट से फायदा क्या, थोड़ा सा हम लोग 2-3 पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि जरूरी चीजें हैं, उसके बाद फिर आगे का रिवीजन हम जारी रखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जब ये पेशा एक्ट लाया, छत्तीसगढ़ जानते ही हैं कि एक आपका जनजाति बहुल क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र यहां पर है। ठीक है, तो इन अनुसूचित जातियों के जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है ना, इनको एक तरह से अपने रिसोर्सेस का यूज करने का एक क्या मिल जाता है, संसाधनों की शक्ति मिल जाती है एक तौर पर। ठीक, साथ ही साथ जो डिवेल्युएशन ऑफ पावर है और जो मजबूती प्रदान करनी है किसको, ग्राम सभा को, खासतौर पर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा को, वो विलेज लेवल पर जो होता है वही आपका ये पावर इससे मिल जाता है, किससे, पेशा रूल से। अगर प्रश्न ये आ जाए कि वर्तमान में कितने राज्यों में ये आपका पेशा एक्ट लागू है, तो 10 याद रखिएगा, लेटेस्ट डेटा आपको बता रहे हैं। ठीक है, पीआईबी सोर्स से आपका ये आपको प्राप्त होता है। ठीक, तो 10 राज्यों में ये वर्तमान में है, जिसमें कौन कौन से राज्य हैं देखेंगे, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड हो जाता है, मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन उड़ीसा, देन राजस्थान, देन आपका तेलंगाना। यहां पर जो है 5th शेड्यूल्ड एरिया आपका है रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, और इस वजह से यहां पर पेशा लॉ भी इनेक्टेड है, लागू है। ओके, तो ये 10 आपको याद रखेंगे, इस 10 में आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल है। ओके, तो ये बात हो गई कमिटीज के बारे में। अब इसी कमिटी में हम लोगों ने एक पढ़ा था क्या, लक्ष्मीमल सिंघवी, याद करो। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी कमिटी जो आपकी आई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, ये आपका जो है 1986, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला ना क्या कि पंचायती राज संस्थाओं का क्या किया जाए, संवैधानिकीकरण किया जाए। तो उसी लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रावधानों के तहत या सिफारिशों के तहत हमारी सरकारों ने काम किया, जिसमें इस संवैधानिकरण की प्रक्रिया में 3 सरकारों के कार्यप्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। 3 सरकारों ने क्या किया है, तो याद रखिएगा, एक तो राजीव गांधी गवर्नमेंट, आप याद रखेंगे, राजीव गांधी की सरकार में कुछ एफर्ट या प्रयास लगाए गए। फिर आपके जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक आपकी सरकार आई, ठीक, उसने क्या प्रयास किया। उसके बाद फिर आपका पीवी नरसिम्हा राव के टाइम की सरकार की जो है आपके प्रयासों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, राजीव गांधी जी जो है आपके 82 से लेकर 84 से लेकर के 89 के बीच में जो है पीएमओ के तहत इन्होंने कार्य किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, और उस समय जो है प्रेसिडेंट जो थे हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी, ठीक है, फिर आर वेंकटरमन जी आपके आ गए, ठीक है, जो कि फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट बने। ओके, और उसके बाद फिर आपके आ जाएंगे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो ज्ञानी जेल सिंह और आर वेंकटरमन के टाइम पे राजीव गांधी की सरकार रही, और लक्ष्मीमल सिंघवी के जो सिफारिश है उसके आधार पर इन्होंने क्या किया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकीकरण करने के लिए क्या किया, प्रयास किया, और इसके लिए इन्होंने बिल भी लाया। ठीक है, 64वां 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये आपका 64वां संविधान संशोधन विधेयक आया 1989 में। ठीक है, जुलाई 1989 में ये आया था, लेकिन हुआ ये कि लोकसभा में तो ये बिल पास हो गया, लेकिन यह सरकार राज्यसभा में इसे पास नहीं करवा पाई, और इस प्रकार से एक बार इस प्रयास में हम असफल हो गए, जिसमें हम पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिकीकरण की बात कर रहे थे। ओके, उसके बाद फिर आपके आ जाते विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट आती है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है ये आपके 89 से 90, लगभग 1 साल के आसपास ही इनका जो है कार्यकाल रहा। ठीक है ना। तो हुआ ये कि इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया, संशोधन अधिनियम लाया, विधेयक लाया, और लोकसभा में इसको प्रेजेंट भी कर दिया। ये बात कब की है, सितंबर 1990 की है, लेकिन लोकसभा में ही ये पास नहीं हो पाया क्योंकि इनकी खुद की सरकार गिर गई। ओके, खुद की सरकार गिर गई 1990 में, और इस वजह से ये हुआ कि ये आपका प्रयास फिर से असफल हो गया, याद रखेंगे। और फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, जो कि आपके 1991 से 1996 तक देश के 9वें प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने कार्य किया। और इनके कार्यकाल में आर वेंकटरमन जो आपके जो है राष्ट्रपति महोदय, इनके कार्यकाल में हुआ ये कि
पंचायतों को संवैधानिकृत करने की जो प्रयास सरकारों ने की वो सफल हुई और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये आपका किससे संबंधित है? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिकीकरण से करने से संबंधित है। उसको संवैधानिक संस्था अब मान लिया गया, ठीक है, इस अधिनियम के तहत, जो कि 73वां आपका संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। ओके, और ये फिर आपका 24 अप्रैल 1993 से ये आपका लागू हो गया और इसी वजह से 24 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ओके, है ना। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा, रिवीजन बढ़िया अच्छे तरीके से आपकी हो पा रही होगी, है ना, तो बिल्कुल लाइक करना भैया, ठोक के कमेंट करना। आइवासन में, है ना, कंजूसी नहीं करना, नहीं तो आगे के सेशंस कैसे हो पाएंगे। ठीक है, आपका रिस्पांस आगे के सेशंस को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, फिर देखें, अब बात करें कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो लाया गया, जो कि आपका पंचायती राज जो निकाय हैं उसके संवैधानिकरण से संबंधित है। ये आपका याद रखना है कि किस प्रकार से और कब कब क्या क्या हुआ। टाइमलाइन जरा देखें तो देखिए, पंचायती राज में अगर हम लोग ग्रामीण निकाय की बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रामीण निकाय हैं ये इसको हम पंचायती राज संस्था कहेंगे, और जो आपके अर्बन बॉडीज हैं ये आपकी शहरी निकाय के अंतर्गत आपकी एक आएंगी। ओके, तो देखें, जो ग्रामीण निकाय है 73वां संविधान संशोधन है, ये आपका 74वां संविधान संशोधन है। कंपेयर करके याद करिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, व्यापम में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। ओके, तो बिल्कुल सीधे सीधे जब पूछ दिया जाए ना कि लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ या कब से लागू हुआ, तो बिल्कुल आपको मुंह जुबानी ये सारे डेट्स आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, एक बार रिवाइज कर लो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो ये 73, ये 74 याद रखिएगा सबसे पहली बात। उसके बाद फिर देखिए कि प्रेजेंटेड इन लोकसभा, लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, तो याद रखिएगा ये आपका सितंबर 1992 में प्रस्तुत हुआ, जो कि फिर पास हो गया, पारित हो गया लोकसभा में कब? 22 दिसंबर 1992 को ये आपका पारित हो गया, याद रखना है। ठीक है, दोनों में सेम आपका डेट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर 23 दिसंबर 1992 ये आपका क्या हो जाता है? राज्यसभा से पारित हो जाता है, राज्यसभा से। तो 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, कितना आसान है बच्चों, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। हाँ, अब जो डेट आएगा वो अलग आएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने कब अपनी स्वीकृति, राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी, तो आप याद रखिएगा कि 20 अप्रैल 1993 को इसकी स्वीकृति दी, और फिर जो ये आपका लागू हुआ है, तो देखिए पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इससे संबंधित, संवैधानिकीकरण से संबंधित जो अधिनियम है ये आपका लागू हो जाता है 24 अप्रैल 1993 को, जो कि ग्रामीण निकाय से संबंधित है, और 1 जून 1993 ये आपका शहरी निकायों से संबंधित है। ओके, तो देखिए बहुत आसान, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, उसके बाद फिर आपका 20 अप्रैल। ओके, याद रखेंगे, क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा क्या, कि भाई अगर कोई विधेयक होता है तो वो पहले लोकसभा में जाता है, फिर यहां से पास हुआ तो राज्यसभा में जाता है, और यहां से पास हुआ तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। उन्होंने अपनी चिड़िया बिठा दी, यानी हस्ताक्षर कर दिए, मतलब अनुमोदन कर दिया, स्वीकृति दे दी, और उसके बाद फिर जब वो आपका क्या हो, प्रकाशन हो जाए, राजपत्र में प्रकाशित हो जाए, तो उस दिन से, जिस दिन से वो प्रकाशित हो जाता है राजपत्र में, उस दिन से उसको लागू माना जाता है। ओके, तो ये आपका 24 अप्रैल 1993 ये आपका अधिनियम लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया, और 1 जून को आपका शहरी क्षेत्रों पे आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था चालू हो गई। ओके, याद रखेंगे इतनी बात। अब देखिए संविधान में संशोधन हुआ है। ओके, तो अब यहां पर एक प्रश्न आता है सीधा सीधा कि भाई ग्रामीण निकाय से संबंधित कौन सी अनुसूची, कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, कौन से भाग में ये है, इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। तो इसको भी कंपेयर करके याद करोगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो भाग कौन सा है पूछ दिया जाए तो भाग आपका है 9, जो कि क्या है, पंचायती राज संस्था ग्रामीण निकाय। ओके, और फिर आपका शहरी निकाय भाग 9 क में आता है। ठीक है, इंग्लिश में 9A हम पढ़ते हैं, और हिंदी में इसे हम कहेंगे 9 क, ये हम पढ़ेंगे। ओके, 9 क, तो याद रखिएगा ये। उसके बाद फिर 11th और 12th ये आपका क्या है, ये अनुसूची है, याद रखोगे ये बात को।
ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और आपका जो है म्युनिसिपल या अर्बन बॉडी या शहरी निकाय जो है वो आपकी 12वें किस में है, 12वें अनुसूची में है। ओके, फिर बात आती है कि भाई आर्टिकल कौन कौन सा है ना, तो आर्टिकल आप याद रखिएगा 243 ए से 243 ओ तक, ठीक है, ABCDEFGH IJKL MNO यहां तक आपका क्या रहेगा, यहां तक जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो इन पंचायती राज संस्था से होंगे, पंचायती राज से संबंधित होंगे, ग्रामीण निकाय से संबंधित होंगे। और वहीं शहरी निकायों की बात करोगे तो ये ओ से आगे चले जाओ, पी से चले जाओ तो पूरा जेड तक जाओगे, फिर जेड के बाद फिर से रिपीट होता है ZABC ऐसा, ठीक है। तो आपका 243 पी से लेकर के 243 ZG तक, ये आपका क्या है, ZG तक, ये आपका जो है शहरी निकाय से संबंधित आर्टिकल्स या अनुच्छेद आपको मिलेंगे। ओके, कुल कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार या निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है पंचायती राज को, तो 29 विषय हैं इनके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत। ओके, और 18 विषय किसके अंतर्गत हैं, शहरी निकाय के अंतर्गत हैं, याद रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रमुख रूप से एक परिचय वाला हिस्सा हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में देखना एकदम जबरदस्त ट्रिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग याद कर लेंगे कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें कौन कौन से प्रावधान हैं या कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या पॉइंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से ट्रिक के साथ एकदम, मतलब 10 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, ठीक है, जो कि आपको गोला लगाने में मदद करेगा। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा, हम पढ़ने वाले हैं क्या, आर्टिकल्स, और उस आर्टिकल्स में क्या लिखा है बिल्कुल ट्रिक से याद करने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आज के इस फर्स्ट सेशन में काफी अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं। आगे के सेशंस के लिए बिल्कुल कमेंट करना, लाइक करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि टाइमली वो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाए, नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूं।